हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर कौन से एग्जाम का है? तो ये मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कब का है? तो ये जो पिछले साल पेपर हुआ था आपका मिड टर्म एग्जाम का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, आप इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से देख के जाइए। इवनिंग का भी मैं आपको कराऊंगा, एक वीडियो और आएगी इवनिंग वाली भी। आप दोनों आपको देखनी है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट के पेपर आपको देखने हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मिड टर्म एग्जाम में किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है, किस प्रकार का पेपर आता है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और जो ये पैटर्न आपका लास्ट ईयर था, सेम पैटर्न इस साल भी रहने वाला है। जैसा पेपर यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसा ही पेपर आपका आएगा। क्वेश्चन आपके कुछ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है। इससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे के सारे चैप्टर की वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे केवल एमसीक्यू की वीडियो देख लेंगे, केवल ये जो वन शॉट वीडियो बना रखी है इसको देख लेंगे और काम चला लेंगे। ऐसे मत करना। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख के जाओगे तो आपको इतना फायदा होगा कि प्री बोर्ड और बोर्ड तक आपको इसका फायदा होगा। एक एक चैप्टर आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप वीडियोस को देखोगे उतना आपको याद हो जाएंगी चीजें, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये जरूर करके जाना। और ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, तो वेबसाइट में जाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाके, मिड टर्म में जाके, क्लास 12th में जाके, पॉलिटिकल साइंस में जाके इसको देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी तो वीडियो को देख लो, समझ लो, बाद में पेपर से पहले एक बार वेबसाइट में पढ़ के चले जाना। अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, जिसमें हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनना है। यानी इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल की घटना कब हुई थी? सोवियत संघ का अफगान में हस्तक्षेप कब था? सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? ठीक है, ये सब आपसे पूछा हुआ है। तो रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 में हुआ था। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, विघटन के बाद इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद, यानी ये 1991 के बाद की घटना है। ठीक है, 1991 के बाद की घटना है जब शॉक थेरेपी अपनाया था। ठीक है, अब सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत यानी 1985 में जब वहां पे महासचिव बने थे मिखाइल गोर्बाचेव, तो उन्होंने वहां पे सुधारों का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक क्रम दिख रहा होगा। तो कौन सी घटना पहले हुई है? ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? ये 4th नंबर की। तो 4th नंबर आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? आपको बस एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, जहां पे आपको 4th दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मध्य एशिया में कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में था? तो आप सभी जानते हैं ताजिकिस्तान जो है ये 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत दंगे, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत हिंसा हुई है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो मुद्रा है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है जिसको ईयू कहा जाता है, इसकी जो मुद्रा है, इसकी जो करेंसी है वो यूरो कहलाती है। ठीक है, जो कि खतरा बन सकती है अमेरिका के डॉलर के लिए यानी यूएस डॉलर के लिए। ठीक है, तो तीसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा। मुझे आप कमेंट में ये भी जरूर बताना कि कितने बच्चों को ये पेपर आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है या एवरेज लग रहा है। ठीक है, जैसा भी आपको लग रहा है मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, अपना नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट में हर बच्चे से कमेंट चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार है? तो यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार है? तो फ्रांस के पास है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिए, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लिस्ट दे रखी है, इसमें सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें नेताओं के नाम दे रखे हैं और इनके सामने कुछ पार्टी के नाम दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि कौन से नेता किस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये देख लेना है कि कौन सा आपको कंफर्म पता है। यहाँ पे देखो जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 मतलब 4 नाम दे रखे हैं। अगर आपको चारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जैसे आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये सोशलिस्ट पार्टी के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोशलिस्ट पार्टी का एक ही ऑप्शन है यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, तो आप इससे मैच कर दो। ठीक है, यानी कि ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया। अब ए का 2 देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए का 2, यहीं से आपको पता लग जाएगा। फिर जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये जनसंघ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी सी का 4 से हो जाएगा। तो सी के सामने 4 कौन सा है? इसी ऑप्शन में। तो बस आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यूं ही पता लग गया कि कौन सा ऑप्शन किधर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और कारण वाले। इसको कैसे करने का तरीका क्या होता है, इसकी मैं एक वीडियो भेज दूंगा आपको कथन और कारण वाली टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने
एक दो साल पहले बनाई थी, उसको देख लेना, आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं है कैसे करना है, उस वीडियो को मैं आपको टेलीग्राम में भेजूंगा, वहां जाके देखो, कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिकथन कारण, अभिकथन में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई। तो जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना जो थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्या ये सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, ये भी ठीक है। ह्यूमन जो राइट वॉच है ये एक एनजीओ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन एक चीज है, ये इसको व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूएनओ जो है वो एक अलग संगठन है, और जो ह्यूमन राइट वॉच है ये एक अलग संगठन है। तो ये दोनों संगठन है, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो आप क्या आंसर लगाओगे? अभिकथन ए, यानी कि कथन, और कारण आर, दोनों ठीक है, लेकिन कारण आर जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। तो बस सिंपल आंसर था, कोई भी कर देगा इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो वीटो है, वीटो के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए हैं, इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो वीटो जो है, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है, गलत। सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर भी होते हैं, यानी स्थायी सदस्य भी होते हैं, और अस्थायी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो सभी सदस्यों को वीटो पावर मिला हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। केवल स्थायी सदस्यों को मिला हुआ है, जिनकी संख्या 5 है। क्या आप मुझे कमेंट में नाम बता सकते हैं वो 5 देश कौन से हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है? ठीक है, बता सकते हैं तो जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए, ये एक तरह का सकारात्मक शक्ति है, तो ये भी गलत है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पे महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, ये भी गलत है। वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, एक वीटो से भी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 मेंबर हैं जिनको वीटो पावर मिली है, वहां पे सुरक्षा परिषद में किसी बात पे चर्चा हुई, ठीक है। अब 5 में से 4 मेंबर जो हैं उसके सपोर्ट में हैं, लेकिन एक मेंबर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो केवल एक मेंबर के वीटो कर देने से वो प्रस्ताव जो है नामंजूर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू की वीडियो में करा रखे हैं, नहीं देखिए वीडियो तो जरूर देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किन देशों के बीच में फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर आपस में संघर्ष है? तो तुर्की, सीरिया, इराक। ठीक है, इन देशों में फरात नदी जो है, इसमें जो बांध बनाया जा रहा है उसको लेकर विवाद हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं, उसको पढ़ना है और समझना है। तो पहला कथन है, पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया। क्या ये ठीक है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप बिल्कुल कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कारण दे रखा है कि राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा का वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है। ठीक है, राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। आप कहोगे अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन इसकी कहीं ना कहीं सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश ये थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पे फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मुस्लिम लीग जो थी इसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन आते हैं आपके, 1 मार्क्स के आते हैं, तो आपका 12 नंबर का सेक्शन ए होता है, और इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दूसरी दुनिया से आपका क्या अभिप्राय है? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि पूर्वी यूरोप के देशों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ के आधार पर ढाल लिया था। जो भी मतलब पूर्वी खेमे के देश थे वो सब कैसे हो गए थे? वो कम्युनिस्ट या फिर समाजवादी विचारधारा के अनुसार हो चुके थे। ठीक है, तो इसी साम्यवादी खेमे को हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। आपको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, उसमें जो सबसे ज्यादा हार नहीं उठाई थी वो यूरोप ने उठाई थी। पूरा यूरोप तबाह हो गया था। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिका ने क्या करा था, यूरोपीय देश, कौन से यूरोपीय देश? पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा से पुनर्गठन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए बहुत जबरदस्त मदद करी थी, यानी बहुत पैसा दिया था। इसी को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हान नदी पर चमत्कार किसे कहा जाता है? यानी हान नदी का चमत्कार किसे कहा जाता है? तो 1960 से 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया
एशिया में एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, 1960 से 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया जो था यानी साउथ कोरिया था, बहुत ताकतवर बन के उभरा था। दक्षिण कोरिया का जो विकास है इसको हान नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि वहां पे हान नदी जो है जिसको ये लोग अपने लिए लकी मानते हैं, इसीलिए इसको हान नदी का चमत्कार या हान नदी पर चमत्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही आंसर लिखना है। अगर इससे बड़ा लिखना चाहते हो तो 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मत लिखना, यानी 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन लिखने की कोशिश मत करना। ठीक है, 4 लाइन 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की एक सूची बनाइए। यानी जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो सुरक्षा परिषद है यानी यूएनएससी है जो, ठीक है, इसके स्थायी सदस्य के बारे में बताना है। 5 स्थायी सदस्य जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आता है। इनको क्या मिली हुई है? इनको वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये ताकतवर देश थे, उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, इसीलिए इनको उसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अपरोध से क्या अभिप्राय है? तो सुरक्षा नीति का उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकना है, जिसे अपरोध या निवारण कहा जाता है। ठीक है, तो अपरोध का मतलब क्या होता है? युद्ध की आशंका को रोकना। यानी मान लीजिए कि अगर 2 देश हैं, उनके बीच में कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, 2 देशों के बीच में मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, तो उस विवाद को कम करना, उनके बीच में जो हानि होने वाली है उसको रोकना, युद्ध की आशंका को रोकना, ये सब अपरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अप्रवासी और शरणार्थी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रवासी कौन होते हैं? ठीक है, अप्रवासी कौन होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं, इसको देखते हैं। तो अप्रवासी या प्रवासी लोग वो होते हैं जो बेहतर जीवन और आर्थिक अवसरों की तलाश में अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई इंडिया से अपना घर छोड़ दे, जाके कनाडा में बस जाए या यूएसए में बस जाए या जर्मनी में बस जाए, वहाँ पे काम करने लगे, वहाँ पे अपना रोजी रोटी रोजगार जो भी है उसको वहाँ पे स्थापित कर ले, कोई बिजनेस वहाँ पे स्थापित कर ले, अपनी मर्जी से गया, तो वो प्रवासी हो गए, अप्रवासी हो गए। ठीक है, शरणार्थी कौन होते हैं? जो मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा हो, या मान लो कोई युद्ध हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए, कोई दंगा हो जाए, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे इधर से उधर, तो वो शरणार्थी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई 2 उपाय आपको बताने हैं। यानी दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तो क्या हो सकता है? तो सदस्य देश आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं, आपस में व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है, शांति की ट्रीटी यानी समझौते कर सकते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट है, आपको कोई 2 पॉइंट यहाँ पे बताने थे। यहाँ पे आपका जो बी सेक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया है, जिसमें आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर हेडिंग लिख रहे हो तो 4 हेडिंग इनफ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आता है तो ज़्यादा 5 हेडिंग लिख दो। अगर पॉइंट में लिख रहे हो तो आप इतना बड़ा आंसर लिख सकते हो जितना मैंने आपको यहाँ बता रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि चीन के साथ भारत के संबंधों का समकालीन विश्व की राजनीति के संदर्भ में विश्लेषण करना है। तो भारत और चीन जब उपनिवेश से आज़ाद हुए, ठीक है, तो कुछ समय तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो था बहुत ही फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, इसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, 1950 में फिर क्या होता है? शुरू शुरू में तो भाई दोनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत चल रहा था। 1950 में चीन ने क्या करा? तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब ऐसे में भारत और चाइना के रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ गई। फिर 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया, जिससे भारत की उसमें हार हो गई। तो इससे रिश्ते जो थे बिल्कुल खराब हो गए। ठीक है, 1976 तक दोनों देशों के बीच में संबंध जो थे बिल्कुल खत्म हो गए थे। शीत युद्ध के बाद संबंधों में सुधार आया। 1999 से भारत और चीन में व्यापार जो था बहुत तेजी से बढ़ा। सीमा विवाद के कुछ मुद्दों पे भी बहस चलती थी, जिसपे उस पर बातचीत हुई है। यूएनओ में आतंकवाद के विरोध में भी भारत के प्रस्ताव का चीन द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में विरोध किया गया, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इस चीज़ का भारत विरोध करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आप ये राजनीति का हमारे संदर्भ में आप इस तरीके से पॉइंट लिख के बता सकते हो पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आर्थिक विकास तेज हो जाए, इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके, कानून और शासन जो है बेहतरीन चले, यूएनओ के नियम जो बनाए गए हैं उसके आधार पर शांति यहाँ पे और स्थिरता बनी रहे। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का क्या मतलब है? तो विकसित और विकासशील देशों में मतभेद है। विकसित देश सभी बराबर की जिम्मेदारी बांटने के पक्ष में है, लेकिन विकासशील देश इसका विरोध करते हैं।
तो विरोध के दो कारण क्या है कि विकसित देशों की भूमिका जो है विकासशील देशों से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, तो जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ज्यादा दोहन करा है। ठीक है, इसलिए इसे ठीक करने की जिम्मेदारी जो है इन देशों की होनी चाहिए। विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में है, जबकि विकसित देशों ने इसे हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन है 22वां, इसमें ऑप्शन है आपको 22 का ए और 22 का बी। ठीक है, आपको कोई एक क्वेश्चन करना था, जैसे वैश्वीकरण के किन्हीं दो आर्थिक परिणामों की आपको व्याख्या करनी है। तो आर्थिक परिणाम जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके के हैं। सकारात्मक में आप बता सकते हो कि रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं, वस्तु और सेवाओं के विकल्प में वृद्धि हुई है। आज आप दुनिया की कहीं पे बनी हुई चीज को आप ऑनलाइन आसानी से घर बैठे खरीद सकते हो। ये सब आर्थिक में, आर्थिक के पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, आर्थिक परिणाम में जो पॉजिटिव है सकारात्मक में उसमें आप लिखोगे। फिर नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉइंट आएगा, नेगेटिव में आप क्या लिखोगे, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है, यानी असमानता बढ़ रही है। विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, आर्थिक उपनिवेशवाद कहीं ना कहीं हो रहा है, लोग जो हैं वो जो विकसित देश हैं उनकी चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका बी पॉइंट, यानी अगर आपको मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में तो आप ऑप्शन में ये भी कर सकते थे। वैश्वीकरण किसे कहा जाता है, वैश्वीकरण के कोई दो कारण बताइए। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसमें वस्त्र पूंजी श्रम विचारों का प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके कारण क्या है, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में जो क्रांति हुई है, फिर वैश्विक पारस्परिक जो निर्भरता है, टेलीफोन टेलीग्राफ इंटरनेट संचार क्रांति का जो आविष्कार हुआ है, ये सारे इसके कारण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद की रियासत जो थी इसका भारत में विलय अन्य रियासतों की तुलना में कठिन हुआ था, ऐसा क्यों। तो देखिए, हैदराबाद जो है इसका भारत में विलय अन्य रियासतों की तुलना करें तो उसके सामने काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये यहाँ का जो निज़ाम था वो नहीं चाहता था। ठीक है, यहाँ का शासक जो था, निज़ाम जो था, वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद भारत में शामिल हो। उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ रुख था, और दूसरा वो अपनी रियासत को आज़ाद रखना चाहता था। तो 1947 के नवंबर में भारत के साथ शांतिपूर्वक विलय पर सहमति नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिर बातचीत के दौरान जनता ने निजाम के शासन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, लोग सड़कों पे आ गए थे। तो इन्होंने क्या करा, रजाकारों को यानी जो कट्टर होते थे इनको भेज दिया, उन्होंने लोगों के साथ अत्याचार करा, हत्या करी, बलात्कार करना शुरू कर दिया, ये सब हुआ। तो फिर हमें सेना भेजनी पड़ी, यानी हमारी सरकार को, भारत की सरकार को सेना भेजनी पड़ी। सेना के सामने फिर इन्होंने आत्मसमर्पण किया और फिर इसका विलय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन सी हो जाता है। सेक्शन सी में हमने 4 नंबर के क्वेश्चन करे। अब सेक्शन डी आता है, इसमें आपके देखो, इसमें आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी इसमें आपको पैसेज वाले, कार्टून वाले, मैप वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने पैसेज आया हुआ था, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को आप पॉज करके आराम से पढ़ लो। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन किस देश की मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और इसका विरोध खुद उसके स्वदेश में हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका विरोध हुआ था। ठीक है, 1992 में जो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 170 के करीब देशों ने भाग लिया था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका कहलाता है, इसको क्या कहलाता है, ये उसको टिकाऊ विकास कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद होने का तात्पर्य क्या है। ओजोन परत में जो छेद पाया गया है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि धरती का जो ऊपरी वायुमंडल है यहाँ पे ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। मैप वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, ए पॉइंट जो था वो यहाँ पे दे रखा था। मैं एक बार इसको ए को बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सिंपल पेपर आया हुआ था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पे बना हुआ पहला राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद दूसरा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे सबसे पहले कहाँ पे चुनाव हुआ था, मणिपुर में हुआ था। फिर जूनागढ़ कहाँ पे है, गुजरात में है। और क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर 2000 में इसको अलग राज्य बनाया गया था, ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, आपके सामने एक कार्टून है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है। अब इसमें अफरा तफरी सी दिख रही है, तो क्वेश्चन देखते हैं ये कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो इसमें 1951 में कांग्रेस द्वारा जो पार्टी उम्मीदवार थे
इनको चुनने के लिए जो चुनाव समिति बनाई गई थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर कार्टून में दर्शाए गए किन्हीं दो नेताओं के नाम बताओ, तो नेहरू जी आपको दिख रहे हैं, मोरारजी देसाई हो गए, रफ़ी अहमद किदवई हो गए, ठीक है। तो आप ये नाम बता सकते हो। फिर भारतीय चुनाव आयोग के सामने प्रथम चुनाव कराते समय कोई दो चुनौतियां आपको बतानी है, तो क्षेत्रों का सीमांकन करना चुनौती थी, मतदाता सूची बनाना चुनौती थी, गरीब और अधिकांश अनपढ़ जनसंख्या थी उसको चुनाव में लाना था, ये एक बड़ी समस्या थी। पहले बार हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, ये भी चुनौती थी, ठीक है। तो कोई दो पॉइंट आप बता सकते थे। अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, इसमें आपके क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो सोवियत संघ के, और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिल जाती है, यानी 27 का ए तो 27 का बी भी है, ठीक है। आपको अगर मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो। तो क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं तीन परिणामों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, शक्ति संतुलन बदल गया दुनिया में, अब इकलौता महाशक्ति अमेरिका बच गया है क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया है, और विश्व मानचित्र पे नए नए देशों का उदय हो रहा है क्योंकि जो सोवियत संघ में होते थे पहले अब वो अलग हो चुके हैं उससे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रसार पूरी दुनिया में फैल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कहोगे कि हथियारों की जो होड़ थी उसकी समाप्ति हो गई है, ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। इसी के ऑप्शन में पूछा हुआ है शॉक थेरेपी किसे कहा जाता है, शॉक थेरेपी के कोई तीन परिणाम बताओ। तो जो सोवियत संघ के देश थे, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो वो अपनी समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ गए थे, इसी को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम ये हुआ था कि उद्योगों का पतन हो गया था, रूस की जो मुद्रा थी उसमें गिरावट आ गई थी, खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई थी, माफिया वर्ग का उदय हो गया था, महंगे महंगे उद्योग कम कीमत में बेचे जा रहे थे, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा उठी थी, उद्योग धंधे जो थे उनके तहस नहस हो गए थे। इतने सारे पॉइंट हैं लेकिन आपको इतने सारे बताने नहीं है, ठीक है। आपको कोई चार पॉइंट बताने थे हो जाता आपका काम। आगे चलते हैं। अब 28वां क्वेश्चन है ए और बी, दो ऑप्शन है इसमें से कोई एक आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है स्थायी नहीं रह पाता है, क्या कारण है। तो इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और जो ठीक है, जो धर्मगुरु हैं यहाँ पे जो, और भूमि जात अभिजन है, उनका कहीं ना कहीं दबदबा दबदबा है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ। तो इनका दबदबा बहुत है, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र आए। फिर भारत के साथ हमारे रिलेशन जो है वो हमेशा तनाव वाले रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे सैनिक शासन को कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। समय समय पे क्या है, वहाँ पे प्रशासनिक कार्यों में दखल अंदाजी बहुत होती है, वहाँ पे जो पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इसके कारण भी है। फिर वहाँ पे कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला उनको, तो ये भी एक रीजन है। इसके ऑप्शन में है दक्षिण एशिया की अपेक्षाकृत छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इन देशों की ऐसी सोच के किन्हीं तीन जिम्मेदार कारकों के बारे में बताना है। तो भारत का आकार जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसी कारण जो है बाकी देशों को ऐसा लगता है कि भारत उन पे अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद जो है इसमें संरचना जो है इसमें आपका हो गया 5 परमानेंट मेंबर है और 10 टेम्परेरी मेंबर है। ये तो 5 वो मेंबर है जिनको वीटो पावर मिली है, और 10 जो टेम्परेरी मेंबर है वो 2 साल के बाद बदल दिए जाते हैं, ठीक है। और स्थायी सदस्य को वीटो मिली हुई है, अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए होते हैं, 2 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है, हो सकता है उसको दोबारा दूसरे देश को लाया जाए, ठीक है। कार्य क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कायम करना, शांति अभियानों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, और सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव है इसके माध्यम से यूएनओ के द्वारा सैन्य कार्यवाही करना। तो ये कुछ काम है इसके। इसी के ऑप्शन में है कि समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता का क्या औचित्य है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आज के समय में क्या महत्व है। तो आप बताओगे युद्ध और शांति के मामलों में ये मदद करते हैं, विभिन्न देशों के बीच में विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का एक मंच है, विभिन्न देशों के नागरिकों को बेहतर जीवन स्थिति मिल सके उसके लिए ये काम करते हैं, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं, ठीक है। आप ये बता सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 30वां, इसके भी ए और बी हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा के बीच में अंतर बताना है। पारंपरिक अवधारणा में ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश को जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो सैन्य खतरा होता है, ठीक है। और ये सैन्य हमले को ही सबसे ऊपर मानते हैं, इससे संबंधित अत्याचारवाद, राष्ट्रवाद, सैन्य हमला, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। सुरक्षा के उपाय में विश्वास बहाली, निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सैन्यों का अधिक असर कभी कभी आम जनता भी शिकार हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई जो होती है उससे कहीं ना कहीं सेना को तो नुकसान होता ही है, लेकिन आम जनता को भी इससे नुकसान हो जाता है, ठीक है। अपारंपरिक धारणा में आतंकवाद, मानवाधिकार, शरणार्थी की समस्या, गरीबी, इसको माना जाता है। इसमें इसका उपाय माना गया है कि सहयोग मूलक सुरक्षा है, ठीक है। अगर सारे देश आपस में मिल जाएं तो सुरक्षित रह सकते हैं। संपूर्ण मानव जाति को जिस चीजों से नुकसान होता है वो इसमें रखा जाता है।
बी ऑप्शन है कि वैश्विक निर्धनता से आप क्या समझते हैं? वैश्विक स्तर पर धनी और निर्धन के मध्य असमानता को कम करने के कोई 3 उपाय बताइए। तो खतरों का एक नए स्रोत के रूप में गरीबी को रखा गया है। दुनिया की सुविधाएं जिसके बिना मानव अपना एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता, ठीक है, अगर वो सुविधाएं लोगों के पास उपलब्ध ना हो तो वो गरीबों की श्रेणी में आ जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो वहाँ पे ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ पे लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाई है, ठीक है। और कैसे इसको, इन देशों में कैसे इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, तो तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाए तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी में बताया मैंने आपको क्योंकि टाइम कम है, मुझे अगली शिफ्ट का पेपर भी बनाना है, ठीक है। तो बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।